जय हिंद साथियों, तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप कुमार जहांगीर और हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी, और अब अपनी 2 या 3 दिन में क्लास पूरी हो जाएगी। मैं मेरी तरफ से बायोलॉजी आपको अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है। तो आज अपना लास्ट टॉपिक रहने वाला है तंत्र का, और जिसका नाम है श्वसन तंत्र। और आज की क्लास में अपन श्वसन तंत्र बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो अपने टॉपिक का नाम अपन लिखते हैं श्वसन तंत्र। अब सिंपल आपसे पूछता हूं कि श्वसन तंत्र क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? एक बार कमेंट के माध्यम से बताइए कि श्वसन तंत्र क्या होता है। देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, श्वसन तंत्र की, तो वायुमंडल से वायु को ग्रहण करना एवं CO2 को बाहर निकालना, CO2 को बाहर करना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? श्वसन कहलाता है। वायुमंडल से वायु को ग्रहण करना एवं CO2 को बाहर करना क्या कहलाएगा अपने पास? श्वसन कहलाता है। अब देखो, अगर मैं बात करूं, ये परिभाषा अपन से कोई नहीं पूछता है। मैंने सिंपली आपको क्या कहा, देखो अगर मैं बात करूं श्वसन तंत्र की, श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है। देखो, वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें होती है। वायुमंडल में क्या होती है बताओ? बहुत सारी गैसें होती है। उन गैसों को हमारी नाक के द्वारा अपन अंदर करते हैं, और अंदर क्या होती है बताओ? अंदर जाने के बाद फेफड़े के अंदर क्रिया होती है, और जब वो क्रिया होती है उसके बाद में जो CO2 बनती है, वो CO2 वापस नाक के द्वारा बाहर निकालना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? श्वसन कहलाता है। तो अपने पास श्वसन तंत्र की परिभाषा यही होती है, और आपको यही याद करनी है। कई जगह आप कुछ किताबों में ये लिखोगे O2 को अंदर करना और CO2 को बाहर करना श्वसन कहलाता है, लेकिन वो 100% सत्य नहीं होता है। मुझे बताओ, क्या अपने नाक को पता चलता है क्या कि ये वाली वायुमंडल में गैस ऑक्सीजन है, ये वाली CO2 है, ये वाली नाइट्रोजन है, ये वाली ऑर्गन है? अपने नाक को पता नहीं चलता है। तो अपना नाक क्या करता है? वायुमंडल की सारी गैसों को अंदर करता है, लेकिन जो उसके काम की गैस नहीं होती है उनको बाहर निकाल देता है। और इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वसन कहते हैं। इसी क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? श्वसन कहते हैं। इसका मतलब आपको श्वसन की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे चलते हैं। अब मैं आपको यह बताता हूं कि अपने पास श्वसन कितने प्रकार का होता है। श्वसन कितने प्रकार का होता है? अपने पास श्वसन 2 प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन होता है एक, और एक अपने पास क्या होता है बताओ? अवायवीय श्वसन होता है। एक तो क्या होता है बताओ? वायवीय श्वसन, और एक होता है अपने पास अवायवीय श्वसन होता है। समझ गए? अब यहां पे अगर मैं बात करूं, वायवीय श्वसन किस प्रकार से आपको पढ़ना है। इस वायवीय श्वसन में क्या होता है? देखो, जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अगर वायु की उपस्थिति में होता है, तब तो अपन क्या कहेंगे बताओ? वायवीय श्वसन है। इसका मतलब वायवीय श्वसन में क्या होती है बताओ? वायु के द्वारा क्या होता है बताओ? श्वसन होता है। और अवायवीय श्वसन में क्या होता है बताओ? वायु की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहां पे मैंने क्या कहा? जब भी मैं ये कहूं वायु के द्वारा, इसका मतलब आप उसको समझना ऑक्सीजन के द्वारा। और यहां पे मैं क्या कहूंगा? इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसमें ऑक्सीजन की जरूरत क्या होगी बताओ, नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अपन वायुमंडल से बहुत सारी गैसों को अंदर करते हैं, लेकिन उसमें काम की गैस कौन सी है, उसमें काम की गैस केवल ऑक्सीजन है। वो ऑक्सीजन क्या करेगी बताओ, वो ऑक्सीजन अपन जो भी खाना वाना खाते हैं उसमें जो भी ग्लूकोज होती है उस ग्लूकोज को तोड़ने का काम, उस ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने का काम कौन करती है, यह ऑक्सीजन करती है। इसका मतलब आप एक बार समझने की कोशिश करना, अपने पास ये होता है C6H12O6, और जब इसको ऑक्सीजन मिलती है, क्या मिलती है बताओ, जब इसको ऑक्सीजन मिलती है तो ये अपने आप को किस में बदल देती है बताओ, ये अपने आप को जल के अंदर, ये अपने आप को CO2 के अंदर, और ये अपने आप को ATP ऊर्जा के रूप में बना देती है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि जब भी अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो वो ऑक्सीकरण वायवीय होता है, मतलब वो वायु की उपस्थिति में होता है, क्योंकि वायु के द्वारा ही हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पे निर्माण किसका होता है, यहाँ पर हमें किसका निर्माण होता है बताओ, ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, जल बनता है और क्या बनता है, CO2 गैस बनती है। अब यहाँ पे आप देखना कि क्या ये चीजें बैलेंस है, क्या ये संतुलित है। यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे कार्बन कितना है, 6 है, तो यहाँ पर भी आपको कार्बन कितना लगाना पड़ेगा, 6 लगाना पड़ेगा। ये कार्बन 6 लगा दिया। अब यहाँ पे गौर करना आप, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बताओ, 2 ही दिख रहे हैं, तो आप आगे यहाँ पर भी क्या लगा दीजिए, 6 लगा दीजिए। तो ये भी कितना हो गया बताओ, 6 दूनी 12 हो गया, और ये भी क्या हो गया बताओ, 12 हो गया। यहाँ पे कार्बन 6 था तो मैंने कार्बन 6 कर दिया। अब मैंने यहाँ पे 6 किया और यहाँ पे 6 किया तो थोड़ा सा लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, तो ऑक्सीजन कितनी होगी, इधर 8 होगी। लेकिन उधर मैंने 6 करने से क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 और यहाँ पे ऑक्सीजन 12, तो इधर ऑक्सीजन कितनी होगी बताओ, 18 हो गई, और इधर ऑक्सीजन कितनी होगी बताओ, 8 हो गई। ऐसा करने से आपको पता होगा थोड़ा सा माहौल गड़बड़ हो गया। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 6 और 2 8। अब आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे 6 लगाओगे तो आपके पास ये भी 18 आ जाएगी और वो भी क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। देखो 6 दूनी 12 और इधर क्या हो जाएगी बताओ, +6, तो 6 + 12 कितनी हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी अपने पास 18। तो कई बार पेपर में आता है कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो किसका निर्माण होता है, जल का और कार्बन डाइऑक्साइड का। और इसके अलावा हमारे पास क्या बनती है बताओ, इसके अलावा हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हमें किसकी प्राप्ति होती है बताओ, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है, ग्लूकोज टूटता है, वो वायु की उपस्थिति में भी टूटता है और वायु की अनुपस्थिति में भी टूटता है। जब वायु की उपस्थिति में टूटेगा तब क्या बनेगा, अपने पास जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ATP बनेगा। लेकिन जब इसको वायु नहीं मिल पाती है, किसको, ग्लूकोज को, ब्रेकडाउन तो तब भी होता है, लेकिन उस ब्रेकडाउन को अपन क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन बोलते हैं। तो यहां पर मैं इसकी भी मैं लिख देता हूं कहानी। देखो ये अपने पास है C6H12O6, और जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ये क्या होता है बताओ, ये टूट जाता है, और ये टूट करके किसमें बदलता बताओ, ये बना लेगा। और ये अपने पास क्या होता है बताओ, ये अपने पास होता है लैक्टिक अम्ल। ये क्या होता है अपने पास बताओ, लैक्टिक अम्ल होता है। इसका मतलब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं कि जब इसको वायु नहीं मिलेगी, ब्रेकडाउन तो इसका तब भी होगा, लेकिन उस समय इसका उत्पाद कोई और बनेगा। यहाँ पे उत्पाद कोई और बन रहा है और यहाँ पे उत्पाद क्या बन रहा है बताओ, कोई और बन रहा है। और अब मुझे बताओ कि आपने कई बार एक पर्सन पढ़ा होगा कि जब हम कई बार ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, जब हम कई बार ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं तो हमारी मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है। हमारी मांसपेशियों में क्या होता है बताओ, दर्द होता है। अब वो हमारी मांसपेशियों में दर्द किसकी वजह से होता है, तो वो लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण होता है। क्या होता है बताओ, लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं कि जब अपन ज्यादा वर्कआउट करते हैं तो हमें उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। मान लो कि मैं रोज 1 किलोमीटर दौड़ लगाया करता था, मैं सुबह सुबह रोज 1 किलोमीटर दौड़ लगाया करता था, लेकिन मुझे पता चला कि राजस्थान पुलिस के अंदर तो 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, राजस्थान पुलिस में तो 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। तो मैंने क्या किया, अगले ही दिन मैंने क्या किया, इसकी स्पीड को बढ़ा दिया और मैंने इसकी
दूरी भी बढ़ाती, और दूरी बढ़ाई तो मुझे पता है मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब मैंने ज्यादा मेहनत करी तो आपको पता होगा कि आपके अगले दिन क्या होंगे, पेट दर्द करेंगे। अब वो पेट दर्द क्यों कर रहे हैं, आपको पता होगा आपने ग्लूकोज को लिया था, आपने खाना खाया, उस खाने में आपको क्या मिली, ग्लूकोज मिली, लेकिन उतनी आपको ऑक्सीजन नहीं मिली उस खाने को तोड़ने के लिए। जब नहीं मिली तो आपकी मांसपेशियों में क्या जम गया बताओ, लैक्टिक अम्ल जम गया, और आपके पैरों में क्या होती है बताओ, एक दर्द महसूस होता है। इसका मतलब मांसपेशियों में जब दर्द होता है तो किसकी वजह से होता है, लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण। कई बार पेपर में प्रश्न आता है कि मांसपेशियों में जो दर्द होता है वो किसकी वजह से होता है, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। समझ गए आप, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अब कई बार क्या होता है कि ये लैक्टिक अम्ल ही नहीं बनता है, कई बार इस लैक्टिक अम्ल की जगह अन्य उत्पाद भी बन जाता है। वो अन्य उत्पाद अपने पास क्या होता है, कई बार अपने पास क्या होता है बताओ, अपने पास ये लैक्टिक अम्ल यहां पे ना बन करके कई बार कोई और उत्पाद बन जाता है, और वो और उत्पाद क्या होता है बताओ, C2H5OH। क्या बन जाता है बताओ, C2H5OH बन जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ, एथिल अल्कोहल बोलते हैं। कौन से फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आपके आर्ट्स डिग्री है या, और एक अपने पास क्या बनता है बताओ, एथिल अल्कोहल बनता है। लैक्टिक अम्ल भी बनता है इसमें, और क्या बनता है बताओ, एथिल अल्कोहल भी बनता है। ये फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कई बार पूछ भी लेते हैं फॉर्मूले, अपने पेपर में तो आता ही है फॉर्मूला, केमिस्ट्री में तो एक फॉर्मूला पक्का आता है आपके, पूछ लेगा कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा मेरे से आप लिखवा करके ले लेना, अगर केमिस्ट्री से प्रश्न आता है ना तो 2-3 टॉपिक से आता है प्रश्न। पहला तो आता है परमाणु वाले चैप्टर से, परमाणु वाला चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक रामबाण तरीका है सारे में से सारे नंबर लाने का। अगर मान लो अपने पेपर में 5 नंबर साइंस के आते हैं, कहीं लिखा हुआ तो है नहीं ये 5 आएगा 10 आएगा, अगर मान लो 5 आता है तो अपन कोशिश करेंगे कि 5 में से 5 सही होने चाहिए। अगर अपने 5 में से 5 सही कर दिए ना तो यकीन मानिए कि आप है ना बहुत आगे निकल चुके हो लोगों से, क्योंकि लोग पढ़ते ही नहीं है साइंस। अगर आप 5 में से 5 सही करके आ रहे हो तो अपने पास एक तो चैप्टर पढ़ना होता है केमिस्ट्री में परमाणु वाला, वो आता ही आता है। जब केमिस्ट्री से सवाल पूछेगा तो परमाणु तो पूछेगा ही पूछेगा। इसके अलावा एक चैप्टर का नाम है रासायनिक सूत्र, ये कई बार पूछता है। रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि साधारण नमक जो होता है ना, उस साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है? साधारण नमक जो अपन गरम में काम में लेते हैं, NaCl, याद है क्या आपको? नहीं याद है, इसका मतलब आपको मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है। अब देखो अगर मैं आपको और पूछूं विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला बताओ, आप नहीं पता, CaOCl2, CaOCl2। देखो ये टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत अच्छे से। इसके अलावा एक टॉपिक और भी अपने पास, एक ये बहुत आता पेपर में, तत्व यौगिक और मिश्रण। अब और टॉपिक आए या ना आए लेकिन यहां से आता ही है, ठीक है। अगर पेपर बनाने वाले का दिमाग ही खराब हो रखा है ना तो वो अदरवाइज और टॉपिक दे देगा, अलग बात है। नहीं तो यहां से हर साल पेपर में प्रश्न आता है, हर साल। आप उठा करके देख लेना 2018 का पेपर, नहीं 2018 की बात कर रहा हूं, उस समय 15% साइंस के पूछे गए थे 2018 में। 2018 में 15% साइंस के आए थे, उसमें 5% तो परमाणु वाले चैप्टर से थे। क्या पूछ लिया आपसे? आपको पूछ लिया परमाणु संख्या क्या होती है, आपको पूछ लिया क्या कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, पूछ लिया न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, वो किस में आते हैं? परमाणु वाले चैप्टर में आते हैं वो, समझ गए? तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो ये उसी प्रकार से आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये नॉर्मल चीजें हैं। देखो जब आप मतलब ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है इसको हम क्या बोलते हैं बताओ? ग्लूकोज बोलते हैं। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन वायु की अनुपस्थिति में होता है, कई बार होता है अवायवीय श्वसन, किसको बोलते हैं? अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होता है, और वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है, समझ गए आप?
ये अपने पास होता है। इसका मतलब अपने पास ये पहला स्लाइड है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं अगली और। अब मैं आपको श्वसन तंत्र का डायग्राम बना करके दिखा रहा हूं आपको। अपने पास ये क्या होता है बताओ, ये अपने पास फेफड़े का डायग्राम होता है, और नीचे यहाँ पे क्या होता है बताओ, डायफ्राम होता है। देखो जब अपन श्वास लेते हैं ना बाहर से इसे लंबी, तो अपना ये जो डायफ्राम होता है ये चिपक जाता है इसे, ठीक है। और जब अपन वापस बाहर छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये जो बाहर होता है ना, ये इसको अपन बोलते हैं नाक। क्या बोलेंगे इसको अपन, नाक बोलेंगे। यहाँ पे नाक, नाक के द्वारा अपन क्या करते हैं बताओ, अंदर करते हैं। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अपने पास क्या होती है बताओ, ये अपने पास होती है बताओ क्या, श्वास नली। इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, श्वास नली बोलते हैं। अब इसके ऊपर यहाँ पे अपने पास होता है स्वर बॉक्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, यहाँ पे क्या होता है बताओ, स्वर बॉक्स होता है। ये होता है अपने पास श्वास नली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये होता है नाक, ठीक है। नाक के द्वारा वायु अंदर जाएगी, ठीक है। और अपना क्या होता है, यहाँ पर एक भाग होता है कोमन भाग, जो पाचन तंत्र का भी होता है और जो श्वसन तंत्र का भी होता है। उस भाग का नाम होता है ग्रसनी। ग्रसनी अपने मुख में भी पाई जाती है और श्वसन तंत्र में भी पाई जाती है, समझ गए आप। इसके अलावा ये जो मैंने आपको बताया ना स्वर बॉक्स, देखो ये अपने पास होता है स्वर बॉक्स। क्या होता है बताओ, स्वर बॉक्स होता है। और ये अपने पास क्या होता है बताओ, श्वास नली होती है। ये अपने पास होती है श्वास नली। अपने पास ये क्या होता है बताओ, फेफड़ा होता है। इस प्रकार से इसके अंदर आपको संरचना मिलेगी। देखो ये जो मैं गोल गोल बना रहा हूँ नीले कलर से, इनको तो अपन बोलते हैं वायु कुपिका। वायु कुपिका बोलते हैं। मैं आपको समझाऊंगा, हर चीज बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे अब मैं इसकी नाम कर देता हूँ, देखो एक बार। देखो ये मैंने आपको क्या बताया, श्वास नली बताया, ठीक है। ये मैंने क्या बताया आपको, श्वास नली। अब यहाँ पे देखो अपने पास इसके बाहर एक झिल्ली पाई जाती है। इसके बाहर इस प्रकार से अपने पास क्या पाई जाती है बताओ, झिल्ली पाई जाती है। अब ये जो अपने पास है ना, इस पूरे को अपन क्या बोलते हैं, फेफड़ा बोलते हैं। इस पूरे को क्या बोलते हैं बताओ, फेफड़ा बोलते हैं। देखो सबसे पहले होती है श्वास नली। ये श्वास नली आगे जाके टूट जाती है, दिख रहा होगा आपको, दो भागों में टूट गई। अब ये तब दो भागों में टूटती है ना, तो इसको हम बोलते हैं श्वसनिका। क्या बोलते हैं, श्वसनी। देखो श्वास नली
ये अपने पास क्या बताओ आगे ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है, किस क्या बोलते हैं ब्रोंकाई, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं श्वसनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं श्वसनी। श्वास नली टूटेगी श्वसनी में, और फिर श्वसनी देखो, फिर ये श्वसनी भी आगे जाके विभाजित हो जाती है। लाल कलर में दिख रहा होगा आपको इस प्रकार से, दिख रहा है ना, ये जो लाल कलर वाला है ना, ये लाल कलर वाला कहलाएगा श्वसनिका। तो यहाँ पे ये जो वाला है ना, ये तो अपने पास श्वास नली है, ये वाला जो है ना इसको हम बोलते हैं श्वसनी, और ये लाल कलर वाला क्या कहलाएगा श्वसनिका, लाल कलर वाला क्या कहलाएगा श्वसनिका। और जो नीले कलर वाला है ना इसको हम बोलते हैं वायुकूपिका, क्या बोलते हैं बताओ वायुकूपिका। इसका मतलब जो वायु होती है वो कहाँ आकर के रुकती है, वो यहाँ आकर, ये गोल गोल गुब्बारे से होते हैं, गुब्बारों के अंदर आकर के वायु बढ़ जाती है। अपन जैसे करते हैं अनुलोम विलोम, तो अपने कहाँ बढ़ती है बताओ, ये वायु कूपिका में जाके बढ़ती है। ये तो एक मार्ग है, इस मार्ग के द्वारा अंदर आती है वायु, समझ गए, यहाँ आकर के बढ़ती है। और ये जो नीचे वाला है इसको हम बोलते हैं डायफ्राम, समझ गए आप। अब यहाँ पे जो ये बाहर एक झिल्ली दिख रही होगी आपको, है ना, इसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, क्या बोलते बताओ प्लूरल मेम्ब्रेन। अब देखो आप एक बार गौर करना कि यहाँ पे मैंने देखो अंदर एक गड्ढा सा बनाया है ना, इस गड्ढे को अपन क्या बोलते हैं बताओ कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच। अपना जो हृदय होता है ना, वो हृदय इन फेफड़ों के मध्य यहाँ पे छुपा हुआ रहता है, और वो कैसे बैठा हुआ रहता है मैं आपको दिखा देता हूं। वो यहाँ पे इस प्रकार से बैठा हुआ रहता है, और वो थोड़ा अंदर इस और ज्यादा रहता है, समझ गए आप। तो अपने दोनों फेफड़ों के मध्य क्या रहता है बताओ, यहाँ पे अपना हृदय बैठा हुआ रहता है, यहाँ पे अपना हृदय होता है, आप इसको महसूस कर सकते हो। अपना हृदय कहाँ होता है, यहाँ होता है, और यहाँ पे अपना क्या होता है, ये फेफड़ा है, समझ गए आप। अब यहाँ पे गौर करना, आप इसको देख पा रहे होंगे, सारा मैंने आपको डायग्राम बता दिया। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले अपने पास क्या बताओ नाक है, नाक के अंदर क्या कार्य होता है इसका, ये आपको डायग्राम दिख रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सर इंटरनेट नहीं चल रहा, किसका नहीं चल रहा है इंटरनेट, छोड़ो। अब एक बार आगे देखना है, एक बार आप सबसे पहले अपने पास क्या बताओ नाक है, सबसे पहला अंग अपने पास क्या बताओ नाक है। अब अगर मैं आपको बताऊं नाक के अंदर क्या क्या होता है, देखो नाक के अंदर दो तो होते हैं नासा छिद्र, क्या होते हैं बताओ, दो नासा छिद्र होते हैं। अगर मैं बात करूं उन नासा छिद्रों के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है, और उसी के अंदर एक लिक्विड भाग भी रहता है, क्या रहता है बताओ, एक लिक्विड भाग भी रहता है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं इस नाक के अंदर आपको टोटल तीन चीज दिखाई देगी। अपने पास क्या क्या है, नासा छिद्र है, दूसरा है नोजल हेयर है, हेयर का मतलब बाल, और तीसरा अपने पास है नोजल वाटर। इनका काम क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं नासा छिद्र का काम क्या होता है, इस वायु को इस फेफड़े तक जाने के लिए एक मार्ग उपलब्ध करवाता है। अगर ये छिद्र बंद हो जाएंगे तो क्या वायु अंदर जाएगी, नहीं जाएगी। इसका मतलब इन नासा छिद्र के द्वारा वायु क्या होती है बताओ, फेफड़े तक जाती है, वायु फेफड़े के अंदर जाती है, किसके द्वारा बताओ, इसके द्वारा, समझ गए। उसके बाद में अपने पास क्या बताओ नोजल हेयर है। अब ये बाल क्या कार्य करते हैं, आपको पता होगा कि कई बार वायु के अंदर बड़े बड़े पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे मान लो अभी आंधी चल रही है तो आपको पता होगा ये वायु के अंदर ही है, तो ये जो पार्टिकल्स है ये अपने अंदर नहीं जाए तो ये बाल क्या करती है, उनको बाहर ही रोक लेती है, समझ गए आप। इसका मतलब नोजल हेयर क्या करेगी, नोजल हेयर धूल कणों को क्या करती है बताओ, रोकती है। नोजल एयर क्या करती है बताओ, धूल कणों को रोकती है। उसके बाद में अपने पास क्या बताओ नोजल वाटर। अब ये नोजल वाटर क्या कार्य करती है, ये नोजल वाटर क्या कार्य करती है। अगर नोजल वाटर की बात करूं तो आप अच्छे से जानते होंगे कि इस वायु के अंदर कई बार क्या होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी मिल जाते हैं, ये कुछ जानवर होते हैं। अगर मान लो कि वो गलती से चले गए अंदर तो अपने इस नोजल वाटर के अंदर
क्या होता है, उन जीवाणुओं को मारने की ताकत होती है, वो उनको क्या करता है बताओ, मार देता है। इसका मतलब नोजल वाटर क्या करता है बताओ, जीवाणुओं का भक्षण करता है। छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े चले जाएंगे ना बताओ, जीवाणुओं को क्या करेगा बताओ, भक्षण करेगा। इसका मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि नोजल वाटर उन वायु को एकदम से शुद्ध करके अंदर भेजेगा, ठीक है, हर किसी वायु को अंदर नहीं भेजेगा। इसका मतलब आपको नाक का काम समझ में आ गया। उसके बाद में अपने पास 2 नंबर पे देखो, 2 नंबर पे अपने पास होता है ग्रसनी, ठीक है, या फिर अपने पास होता है एपिग्लोटिस वाल्व। क्या होता है बताओ, एपिग्लोटिस वाल्व। वो एपिग्लोटिस वाल्व को अपन बोलते हैं घाटी ढक्कन। वो क्या करता है बताओ, वह श्वास नली को, जो अपनी ग्रास नली है ना, उससे अलग करता है। अपने पास होता है एपिग्लोटिस वाल्व। क्या चीज है, नहीं, ये जो अपनी ग्रसनी होती है ना, उस ग्रसनी के पास ही पाया जाता है एपिग्लोटिस वाल्व। ये एक वाल्व होता है। आपने कई बार देखा होगा कि हमें ऐसा बोला जाता है कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, बोलते हैं ना। वो क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं, अगर अपन खाना खाते समय बोलेंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि अपना जो भोजन होता है ना, वो श्वास नली में चला जाएगा। अगर भोजन श्वास नली में चला जाएगा तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि श्वास नली में क्या जाना चाहिए, केवल केवल वायु जानी चाहिए। लेकिन अगर खाना खाते समय अपन बोलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अपना जो एपिग्लोटिस वाल्व है ये डिस्टर्ब हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि किसको अंदर भेजना है। आपने कई बार देखा होगा कि जब मान लो कि कोई लड़का पानी पी रहा होता है कहीं पर, तो वो क्या होता है, अगर मान लो कि उसके अगल बगल में कई बार मजाक कर लेते हैं अपन, तो उसका पानी क्या होता है बताओ, है ना, मतलब उसके नाक से, आंख से, सब तरीके से पानी निकलने लग जाता है, ठीक है। हाँ, अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, उस स्थिति में क्या होता है, जो पानी होता है ना, वो श्वास नली में उतर जाता है, ठीक है। अब आपको पता है कि वो पानी अगर अंदर उतर गया तो व्यक्ति की वैसे मौत है, ठीक है। अब वो क्या करता है, उस पानी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो उसके आंख से, नाक से, सब जगह से क्या होता है बताओ, पानी आने लग जाता है, और उसका हाल बेहाल हो जाता है। तो वो क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए उस चीज को बाहर निकाल देता है, ठीक है। अगर वो मान लो गलती से पानी अंदर चला गया, तो फेफड़े तो क्या हो गए बताओ, खराब हो गए, क्योंकि फेफड़े के अंदर क्या जाना चाहिए, केवल वायु जानी चाहिए। अगर गलती से पानी चला गया तो व्यक्ति क्या हो जाएगी बताओ, मौत हो जाएगी, ठीक है। तो उस समय अगर मान लो कि ऐसी सिचुएशन आ गई है और अपन सोचेंगे कि अगर अपनी बेइज्जती हो जाएंगी ऐसे करेंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। अगर आप बेइज्जती के चक्कर में आप अपने आप को खो दोगे, है ना, क्योंकि वहां पे वो जो क्रिया होती है वो अपने आप होती है, अपन उसको कंट्रोल नहीं करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, जब अपन छींक लेते हैं ना, तो अपनी आंखें बंद हो जाती है। जब अपन छींक लेते हैं ना, कभी आंखें बंद हो जाती है। कभी आपने सोचा है कि आंखें खुली करके आप मैं छींक ले लूं, आएगी नहीं, कभी छींक आएगी नहीं आपको। मतलब कुछ क्रियाएं ऐसी होती है, वो उसके साथ ही होती है, वो आप उसके बिना अपन कल्पना ही नहीं कर सकते। इसका मतलब वो आंखें और जो छींक है ना, उनका कॉम्बिनेशन ऐसा ही होता है, उनको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, समझ गए आप। तो एपिग्लोटिस वाल्व क्या होता है, एक ऐसा कॉमन वाल्व होता है जो श्वास नली और ग्रास नली को क्या करता है बताओ, विभाजित करता है। श्वास नली एवं ग्रास नली में विभाजन, या फिर ये जो एपिग्लोटिस वाल्व होता है ना, ये दोनों का, श्वास नली एवं ग्रास नली दोनों का क्या होता है बताओ, एक कॉमन अंग होता है, ये कॉमन भाग होता है। 3 नंबर की बात करता हूं मैं, स्वर बॉक्स। इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, लेरिंग्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ, लेरिंग्स बोलते हैं। अब ये स्वर बॉक्स क्या होता है, अगर मैं स्वर बॉक्स की बात करूं तो यहाँ पे एक बार डायग्राम में देखना, आपको ये जो श्वास नली है ना, इस श्वास नली के आपको ऊपर क्या दिख रहा है बताओ, स्वर बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। अब ये स्वर बॉक्स क्या करता है, अपनी आवाज को निकालता है। अब मैं बोल पा रहा हूं, इसका मतलब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, अपना स्वर बॉक्स है, समझ गए। अब आपको पता होगा कि कईयों का जब स्वर बॉक्स खराब होता है तो क्या होता है, व्यक्ति की आवाज सही नहीं आ पाती है। मान लो गले में जब खराट खरखराट आती है, तो क्या आप सही बोल पाते हो, नहीं बोल पाते अपन। इसका मतलब स्वर बॉक्स क्या हो गया बताओ, खराब हो गया। अपन क्या लेंगे बताओ, एंटीबायोटिक लेंगे तो स्वर बॉक्स क्या हो जाएगा बताओ, खुल जाएगा, है ना। या फिर अपन गरारा करेंगे तो अपना स्वर बॉक्स क्या हो जाएगा बताओ, खुल जाएगा, आराम से अपनी आवाज आ जाएगी। तो स्वर बॉक्स क्या करता है बताओ, कहने का मतलब ये स्वर बॉक्स अपने गले से संबंधित है, और गले में क्या होती है बताओ, श्वास नली होती है अपनी। इसका मतलब ये स्वर बॉक्स होता है, और स्वर बॉक्स क्या करता है बताओ, अपन को आवाज ही करता है। अब इस स्वर बॉक्स के अंदर क्या होता है बताओ, इस स्वर बॉक्स के अंदर एडम्स एप्पल पाया जाता है। इस स्वर बॉक्स में क्या होता है बताओ, एडम्स एप्पल।
देखो अगर मैं बात करूं कि ये स्वर बॉक्स महिलाओं में भी होता है और ये स्वर बॉक्स पुरुषों में भी होता है, लेकिन कभी आपने महिलाओं के अंदर बाहर ये उभार देखा है क्या? क्या ये होता है क्या महिलाओं में? नहीं होता है। इसका मतलब महिलाओं के अंदर ये उभार नहीं होता है। और ये जो उभार होता है ना, ये उभार केवल पुरुषों में होता है। किस में होता है बताओ? केवल पुरुषों में। जो कॉमन चीज है वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। अब वो अलग क्या है, अब मैं आपको बताऊं कि महिलाओं को या फिर महिलाओं का पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है बताओ? पुरुषों के अंदर एडम्स एप्पल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बताओ? एडम्स एप्पल। और एडम्स एप्पल पुरुषों की आवाज को मोटी करने का काम करता है। आपके कई बार पेपर में आता है कि पुरुषों की आवाज को मोटी कौन करता है, तो वो करता है एडम्स एप्पल। अगर बायोलॉजी का पर्सन आएगा तभी आएगा अपने पास। अगर मैं यहां पर बात करूं, गौर करना एक बार आप, ये एडम्स एप्पल किसमें होता है बताओ? पुरुषों में। और इसकी वजह से पुरुषों की आवाज क्या होती है बताओ? मोटी आवाज। आवाज क्या होती है बताओ? मोटी। अगर मैं बात करूं महिलाओं की आवाज क्या होती है बताओ? पतली होती है, वो सुरीली होती है। समझ गए? अब मैं बात करता हूं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे अपने पास क्या बताओ? श्वास नली, जिसको अपन इंग्लिश में ट्रेकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? ट्रेकिया बोलते हैं। अब यहाँ पे गौर करना आप। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको कुछ छल्ले से दिखाए हैं। ये छल्ले दिख रहे होंगे आपको श्वास नली में। अब ये छल्ले क्यों होते हैं? अगर ये श्वास नली पर ये छल्ले नहीं होते, तो अगर मान लो कि मैं ऐसे करता, ठीक है, तो मेरी श्वास नली क्या करती बताओ? इस वायु को भर ली ऐसे, ठीक, अंदर भर ली। अब मैं आपको बताऊंगा, वापस बाहर छोड़ूंगा तो ये पिचक जाती है बाद में। अगर पिचक जाएगी तो आपको पता होगा, क्या पता कई बार ये पिचकी रह जाए, फिर अपन को वापस ऐसे करके इसको सही करना पड़े। ठीक है, इसका मतलब अपने यहाँ पे क्या होती है बताओ? ये श्वास नली होती है। क्या होती है बताओ? श्वास नली। और इस श्वास नली पे क्या होती है बताओ? ये छल्ले पाए जाते हैं। और ये छल्ले क्या होते हैं बताओ? श्वास नली को पिचकने नहीं देते हैं। समझ गए आप? अगर श्वास नली पिचक गई, इसका मतलब अपन भी पिचक गए। ठीक है, अपनी टिकट कट जाएगी, क्योंकि फिर वायु अंदर घुसेगी नहीं। इसका मतलब ये क्या कर पाएगी? ये एडम सॉरी ये जो छल्ले होते हैं ना, ये उपास्यों के बने हुए छल्ले होते हैं। और ये ऐसा माना जाता है कि ये जो छल्ले होते हैं ना, वो 9 से 12 होते हैं। कितने होते हैं बताओ? 9 से 12 संख्या में कितने होते हैं बताओ? 9 से 12 होते हैं। और ये सी आकार के छल्ले होते हैं। ये छल्ले कैसे होते हैं बताओ? इस प्रकार से होते हैं ये छल्ले। अब मुझे बताओ, ये सी होता है, ये क्या होता है बताओ? ये सी होता है क्या? ये देखो, सी तो यही है, सी है ना ये। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि ये सी आकार का छल्ला होता है, और ये छल्ले ही क्या करते हैं? श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। समझ गए आप? अब ये श्वास नली को ही अपन क्या बोलते हैं बताओ? ट्रेकिया बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है श्वास नली का? मैंने सारी चीजें आपको बताई, तो श्वास नली का भी काम मैं आपको बता देता हूँ। श्वास नली क्या करती है? वायु को फेफड़ों तक, सॉरी, श्वास नली क्या करती है बताओ? वायु को फेफड़ों तक एक मार्ग उपलब्ध करवाती है। अगर ये बीच में श्वास नली नहीं होगी, तो वायु क्या आगे जाएगी? क्या नहीं जाएगी। इसका मतलब वायु को मार्ग उपलब्ध करवाती है। समझ गए आप? अब अगर मैं आपको आगे की ओर बताऊं, देखो ये जो श्वास नली होती है ना, ये क्या होती है बताओ? जब टूटती है, टूटने का मतलब इसका विभाजन होता है। इनका विभाजन कैसे होगा? देखो, श्वास नली का जब प्राथमिक विभाजन होता है, श्वास नली का प्राथमिक विभाजन क्या होता है? ये श्वास नली थी अपने पास, ये सबसे पहले देखो इसका प्राथमिक विभाजन ऐसे हुआ। प्राथमिक विभाजन क्या कहलाएगा? श्वसनी। और इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। और जबकि इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। समझ गए? और वायु कुपिका को अपन क्या बोलते हैं? एल्वेलाई। ये इंग्लिश के नाम है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं। अब यहां पे प्राथमिक विभाजन क्या कहलाएगा? श्वसनी। और इसका द्वितीय विभाजन क्या कहलाएगा?
इसका द्वितीयक विभाजन क्या कहलाएगा बताओ? श्वसनी का। अगर मैं बात करूं इसका तृतीयक विभाजन क्या कहलाएगा? इसका तृतीयक विभाजन क्या कहलाएगा अपने पास? वायु कूपी का। तृतीयक विभाजन क्या कहलाएगा बताओ? वायु कूपिका कहलाएगा। समझ गए आप? अब देखो, हमें ना श्वसनी पढ़नी है ना श्वसनिका पढ़नी है। ये एक प्रकार की पाइप ही, तो एक प्रकार से देखो आप, ये पाइप पहले एक था, ये दो भागों में टूट गया है, तो पाइप ही नहीं है। ये क्या करेगा बताओ? वायु को आगे की ओर लेकर के जाएगा। क्या करेगा बताओ? वायु को आगे की ओर लेकर के जाएगा। समझ गए? उसके बाद में देखो, ये आगे और पाइप जुड़ गया, और ये भी क्या करेगा बताओ? वायु को अंदर की ओर लेकर के जाएगा। उसके बाद में आपको ये जो गोल गोल छल्ले दिख रहे हैं ना, इन छल्लों पर अपन को फोकस करना है। ये जो है ना अपने पास, इनको अपन क्या बोलते हैं? वायु कूपिका बोलते हैं। और मेन काम क्या होता है बताओ? इन्हीं का होता है। समझ गए? अब आप जानते होंगे कि इसके पास से क्या निकलता है बताओ? इसके पास में हृदय होता है। वो हृदय क्या करता है? ब्लड को पंप करके अपनी तरफ खींचता है। समझ रहे? मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब ये जो वायु कूपिका है ना, इस फेफड़े का काम क्या होता है? इस फेफड़े का काम होता है गैसों को शुद्ध करना। ठीक है? गैसों का क्या करना बताओ? शुद्धिकरण करना। फेफड़े का काम ही यही होता है। अगर मान लो कि ये क्या करती है, अपन को जिंदा रहने का परिणाम देती है ये। ठीक है? अगर फेफड़ा खराब हो गया तो अपनी सब कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है? अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो वायु कूपिका होती है ना, ये वायु कूपिका गैसों का आदान प्रदान करती है। कैसे करती है? बगल में क्या है इसके? अपने पास हृदय है। इस हृदय से क्या होती है बताओ? रक्त वाहिनियां गुजरती है। और वो रक्त वाहिनियां किससे टच होकर के जाती है? इस वायु कूपिका से। अब मैं आपको यहां पर आपको बताता हूं, ये आपको इतना बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं वायु कूपिका। वायु कूपिका का डायग्राम मैं आपको एक बार मोटा मोटा बड़ा बना के दिखा रहा हूं। ये मैंने आपको बड़ा सारा वायु कूपिका बना दिया जूम करके। समझ गए आप? अब मैंने क्या किया, इसको ऊपर से थोड़ा सा तोड़ दिया। इसे मैंने इसको इधर से तोड़ दिया और थोड़ा इधर से तोड़ दिया। अब ऐसा क्यों किया है? इधर एक नलिका होती है, इसे इधर नलिका होती है, और ये इस प्रकार जुड़ी हुई होती है। समझ गए आप? अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ऊपर क्या होता है बताओ? नाक होता है। इस नाक के द्वारा क्या होगी बताओ? वायु अंदर आएगी, और वो कहाँ आकर के इकट्ठी होगी बताओ? यहाँ इकट्ठी होगी। मुझे एक चीज बताओ आप, जो पानी होता है ना, है ना, वो नीचे से ऊपर चला जा सकता है क्या बताओ? पानी नीचे से ऊपर जा सकता है क्या? अगर मान लो कि ये पानी है, अगर मैं इसको नीचे ऐसे गिराऊं तब तो नीचे आ जाएगा, लेकिन क्या नीचे से ऊपर आ सकता है क्या अपने आप? नहीं आता है ना। लेकिन अपने पास मशीन होती है, मशीन से आ सकता है ये। लेकिन क्या अपने आप आ सकता है क्या? ये नहीं आ सकता। इसका मतलब पानी होता है ना, वो कभी भी, पानी जो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है बताओ? हाई लेवल से निम्न लेवल की ओर अपने आप चला जाता है। उसको कोई मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि मान लो कि मैं इस कमरे के अंदर, अगर मान लो अगरबत्ती उस कोने में जला करके छोड़ूं, और उस कमरे के अंदर उसकी खुशबू पूरे कमरे में हो जाएगी ना, हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है बताओ? फैल जाती है। और ये जो फैलने का गुण होता है ना, ये होता है विसरण का। क्या होता है बताओ? इसको अपन बोलते हैं विसरण। तो अब आपको पूछेंगे कि वायु कूपिका के अंदर, वायु कूपिका के अंदर जो ये गैसों का आदान प्रदान होता है, ये किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? ये होता है विसरण के द्वारा। किसके द्वारा होता है बताओ? विसरण के द्वारा होता है। समझ गए आप? अब आपको ये समझ में आ गया। इसका मतलब ये जो गैसें होती है ना, ये हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अपने आप चली जाती है। इसको कोई भी मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। अब आप मुझे बताओ, ये मक्खियां बहुत परेशान करती है। हाँ, अच्छा, मारती है क्या? बाद में परेशान नहीं करती है? अब एक बार गौर करना आप, मैंने आपको क्या कहा, एक बार समझने की कोशिश करना। अपन को क्या होता है? ऊपर होता है नाक, नाक से वायु नीचे आती है। ठीक है? अब अगर मैं बात करूं, इस वायु के अंदर सारी गैसें होती है, ऑक्सीजन भी होती है, और इसमें क्या होती है बताओ? CO2 भी होती है।
ऑक्सीजन भी होती है, क्या होती है बताओ, CO2 भी होती है। अब मुझे एक चीज बताओ आप कि वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है? CO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। ऑक्सीजन होती है कितनी परसेंट, 21%। क्या चीज? O2 होती है 21%। नाइट्रोजन होती है 78%। नाइट्रोजन कितनी होती है बताओ, 78%। समझ गए? इसका मतलब यहाँ ऊपर ऑक्सीजन कितनी है बताओ, 21% है, और CO2 कितनी है बताओ, 0.03%। समझ गए आप? ये अपने पास होती है क्या बताओ, वायु कुपिका। क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये एक प्रकार से फेफड़ा ही है? बोल सकता हूँ क्या बताओ इसको मैं? ये वायु कुपिका है, वायु कुपिका फेफड़े में तो होती है, तो मैंने इसको फेफड़ा बोल दिया। अब फेफड़े से क्या होती है बताओ, इस प्रकार से रक्त वाहिनियां गुजरती है। इस फेफड़े से क्या होती है बताओ, रक्त वाहिनियां जुड़ी हुई होती है। मैंने आपको देखो यहाँ पे दिखाया था। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं इस डायग्राम को, तो यहाँ पे हृदय है, और यहाँ से क्या होती है, बहुत सारी रक्त वाहिनियां से गुजरती है, रक्त वाहिनियां गुजरती है। तो इसको मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा ये। समझ गए आप? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अपने पास एक होती है फुफ्फुसीय धमनी और एक होती है फुफ्फुसीय सीरा। तो सबसे पहले ये होती है अपने पास कौन सी बताओ? फुफ्फुसीय धमनी। और ये अपने पास क्या होती है बताओ? फुफ्फुसीय सीरा होती है ये। देखो जो फेफड़े से जुड़ी होती है ना, एक होती है धमनी, और एक क्या होती है बताओ, सीरा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि फुफ्फुसीय धमनी क्या होती है, अपवाद होती है। उसके अंदर किस प्रकार का रक्त बहता बताओ, अशुद्ध रक्त बहता है। अब अशुद्ध रक्त में हमेशा क्या होती है बताओ, CO2 गैस होती है। कौन सी होती है बताओ, CO2। अब मुझे एक चीज बताओ आप, अगर मान लो कि कोई आदमी ये बोलता है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं, इसका मतलब क्या वो 100% पॉजिटिव होता है क्या? कभी नहीं होता। 100% तो कभी होता ही नहीं है। समझ गए आप? कभी 100% नहीं होता है। इसी प्रकार से फुफ्फुसीय धमनी क्या बोलती है पता है क्या आपको, कि मैं मेरे अंदर से अशुद्ध रक्त बहा करके ले जाती हूँ। लेकिन क्या सारा अशुद्ध होता है क्या उसके पास? नहीं। उसके पास होता है क्या बताओ, 95% के आसपास लगभग अशुद्ध होता है। तो अपन बोल देते हैं कि इसके पास सारा ही क्या बताओ, अशुद्ध है। लेकिन उसके पास, बेचारी के पास, सारा अशुद्ध नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर कैसा रक्त बहेगा बताओ, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त क्या होता है बताओ, नीला हो जाता है। अशुद्ध रक्त क्या होता है बताओ, नीला होता है। अशुद्ध रक्त क्या होता है बताओ, नीला होता है। समझ गए आप? और ये मैंने क्या किया बताओ, इसके अंदर अधिकतर मैंने क्या बना दिया बताओ, अशुद्ध रक्त बना दिया। क्योंकि इसके अंदर कैसा रक्त बहेगा बताओ, अशुद्ध रक्त। क्या बहेगा बताओ, अशुद्ध रक्त। अब इसके अंदर रक्त नहीं जाता है, ध्यान रखना। ये जो वायु कुपिका होती है ना, ये केवल गैसों का आदान प्रदान करती है। इसका मतलब इसके अंदर पता है क्या जाएगी, इसके अंदर केवल CO2 जाती है। केवल क्या जाएगी बताओ, CO2। अब मुझे बताओ, यहाँ पे CO2 तो क्या होगी बताओ, ज्यादा होगी ना इसमें। और इसमें O2 क्या होगी बताओ, कम होगी। अब यहाँ पे CO2 क्या होगी बताओ, ज्यादा होगी क्या बताओ? CO2 ज्यादा हुई कि नहीं हुई बताओ आप? यहाँ पे CO2 क्या बताओ, ज्यादा, यहाँ पे O2 क्या बताओ, कम है। और उधर अपने पास क्या बताओ, O2 ज्यादा है और CO2 क्या बताओ, कम है। तो मैंने आपको क्या कहा कि गैस हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः चली जाती है, उसको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब होगा क्या, आप जानते हो इस बात को, कि ये जो होती है ना, ये गैस इस प्रकार से क्या करेगी बताओ, ऊपर की ओर चली जाएगी ये से, और अपने नाक के द्वारा इसको हम बाहर निकाल देंगे। निकल गई ये बाहर। देखो यहाँ पे CO2 क्या थी बताओ, ज्यादा, और उधर क्या थी बताओ, कम थी। तो अपने आप CO2 क्या करी, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः चली गई। इसका मतलब ये सारी की सारी इस प्रकार से चली जाएगी, चली जाएगी ये। अब आप अच्छे से इस बात को जानते होंगे कि वहां पे O2 क्या बताओ, ज्यादा है। वहां पे O2 क्या बताओ, ज्यादा है। और यहाँ पे O2 क्या बताओ, कम है। अब ये O2 क्या करेगी बताओ, नीचे आएगी।
अब क्या होगी बताओ, ये O2 नीचे आएगी और इस बार क्या होगा बताओ, उसको उधर मार्ग नहीं मिलेगा तो क्या करेगी बताओ, उधर से इसके इधर चली जाएगी ये, और कुछ वाली O2 इधर से आ जाएगी इधर। ज्यादा तो थी नहीं यहाँ पे, ज्यादा तो थी नहीं, ये वाली भी किधर आ जाएगी बताओ, इधर आ जाएगी। इसका मतलब इधर से जब निकलेगी तो किस प्रकार का रक्त बहेगा बताओ, शुद्ध रक्त बहेगा। फुफ्फुसे सीरा कैसा रक्त लेके जाती है बताओ, शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त के पास क्या होता है बताओ, ऑक्सीजन होती है ज्यादा और CO2 होती है बताओ क्या, कम। CO2 क्या होती है बताओ, कम होती है। CO2 क्या हो जाएगी बताओ, कम हो जाएगी। इसका मतलब इसके अंदर से क्या निकल जाएगी बताओ, CO2 मैंने कम बना दी है। इसका मतलब इस प्रकार से ये क्रिया हो जाएगी और अपने पास ये समझ में आ गया। इसको मैंने आपको क्या बताया, ये अपने पास है वायु कूपिका। क्या अपने पास बताओ, वायु कूपिका। ये वायु कूपिका का मैंने आपको डायग्राम बना दिया। और वायु कूपिका का कार्य क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करना। वायु कूपिका का कार्य क्या होता है बताओ, गैसों का आदान प्रदान करना। वायु कूपिका का कार्य क्या होता है बताओ, गैसों का आदान प्रदान करना। ये अपने पास हो गया क्या, वायु कूपिका हो गया। मतलब अब ये आपको समझ में आ गया, ये रबड़ भी लेकर के घूमती है। हाँ, अब देखो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया किस प्रकार से इसके अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब वो देखो अपने पास जो कार्य प्रणाली थी ना, वो मैंने आपको बता दी। ये अपने पास इतनी ही क्या थी, अपने पास कार्य प्रणाली थी। ठीक है, अब इसके अलावा अपने पास कई नाम होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले क्या करते हैं अपन, गैसों को अंतर करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है बताओ, अंतर्ग्रहण होता है। क्या होता है बताओ, अंतर्ग्रहण। तो मैंने क्या किया बताओ, गैसों को अंदर किया, तो वो क्या हो गया बताओ, अंतर्ग्रहण हो गया। समझ गए आप। उसके बाद में क्या होता है बताओ, उसके बाद में होता है ग्लूकोज का विखंडन। जो ग्लूकोज होती है ना इस वायु कुपिका के अंदर, देखो कहने का मतलब ये है कि इन रक्त वाहिनियों के अंदर क्या होता है, रक्त होता है। और उन रक्त में क्या होती है बताओ, उन रक्त में अपने पास क्या होती है बताओ, उन रक्त के पास क्या होती है, उन रक्त के पास होती है ग्लूकोज। और उन ग्लूकोज को तोड़ने का काम कौन करती है बताओ, ये करती है। समझ गए आप। ये अपने पास हो गया, ये इसका कार्य मेन। अपन को बस इतना ही याद रखना है। अब इसके अलावा इस चैप्टर में अपन को और क्या याद रखना है। अब कई बार आपको पूछते हैं कि जब एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो हमें कितनी तो ऊर्जा मिलती है और कौन कौन सा साइकिल्स होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। जब ये ग्लूकोज टूटता है ना, तो ये ग्लूकोज क्या होता है बताओ, दो तरीके से टूटता है। एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। देखो टूटेगा तो सही है, ग्लूकोज टूटेगा ये 100% सच है, चाहे आप उसको ऑक्सीजन दो या ना दो। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं दोगे तो वो लैक्टिक अम्ल बना लेगा, अगर ऑक्सीजन दे दोगे आप तो वो आपको ऊर्जा बना करके दे देगा। अब वो आपके ऊपर निर्भर, आप क्या बनवाना चाहते हो उससे। समझ गए आप। अब देखो जब ये ग्लूकोज टूटता है तो अपने पास क्या होता है बताओ, मैं आपको बताता हूं कि ये दो चक्र से होकर के गुजरता है। ग्लूकोज क्या होता है बताओ, दो चक्कर से होकर के गुजरता है। पहले वाले चक्र का नाम है क्या है, ग्लाइकोसाइक। पहले वाले चक्र का नाम क्या बताओ, ग्लाइकोलाइसिस चक्र। दूसरे वाले का नाम क्या बताओ, क्रेब्स चक्र। दूसरे वाले का नाम क्या बताओ, क्रेब्स चक्र। अगर मैं यहां पर आपको बताऊं कि जो ये ग्लाइकोलाइसिस चक्र है ना, ये अपनी बॉडी में कहां पे होता है, ये कोशिका द्रव्य में होता है। ये कहां होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। जबकि ये क्या होता है बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहां होता है बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब अगर मैं बात करूं, देखो जब ग्लूकोज टूटता है तो सबसे पहले कौन से चक्र के दौरान टूटता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र के दौरान। जब ग्लाइकोलाइसिस चक्र के दौरान
ये अपने पास प्रक्रिया होती है। मतलब ग्लूकोज टूटेगा किसके अंदर, इस चक्र के दौरान, और इस चक्कर में जब टूटता है ना तो इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, समझ गए। अब इसको जब ऑक्सीजन नहीं देंगे तो ये कौन सा चक्र से होकर के गुजर जाएगा, ग्लाइकोसाइक्लिक चक्र, और इसके अंदर ऑक्सीजन की क्या होती है बताओ, उपस्थिति होती है। मैंने यस का निशान लगा दिया यहां पर, समझ गए आप। अब देखो जब ग्लाइकोलाइसिस चक्र होगा तो इसके अंदर डेफिनेटली बात है ऑक्सीजन तो रहेगी नहीं, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो अपन को ज्यादा ऊर्जा नहीं मिलेगी। जब ज्यादा ऊर्जा नहीं मिलेगी तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर कुल 4 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। समझने की कोशिश करना, एक बार आप लिखना मत, एक बार इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पे कितनी ऊर्जा का निर्माण होता है बताओ, 4 एटीपी का, केवल 4 एटीपी ऊर्जा बनती है। अब आप जानते होंगे कि अपने शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती है, जैसे मैं बात करूं उत्सर्जन, ठीक है, जैसे मैं बात करूं हृदय का धड़कना, ठीक है, अगर मैं बात करूं अपनी बॉडी में रक्त दाब होता है, पाचन होता है, ठीक है, श्वसन होता है, प्रजनन होता है, कई प्रकार की क्रिया होती है। उन क्रियाओं को संपन्न करवाने के लिए अपनी बॉडी के अंदर ही उनको भी क्या होती है बताओ, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब शरीर की आंतरिक क्रियाएं, शरीर की आंतरिक क्रियाओं के अंदर 2 एटीपी ऊर्जा खर्च हो जाती है। 2 एटीपी ऊर्जा क्या हो जाएगी बताओ, खर्च हो जाएगी। कहां पे हो जाएगी बताओ, शरीर के आंतरिक कार्यों में। शरीर के आंतरिक कार्यों में 2 एटीपी ऊर्जा का क्या हो जाएगा बताओ, खर्च हो जाएगा। तो मुझे बताओ इस ग्लाइकोलाइसिस चक्र के दौरान हमें कितनी ऊर्जा मिली, हमें तो 2 एटीपी मिली ना, या हमें, मुझे बताओ 4 मिल गई, 4 नहीं मिली ना, मिलो हमें तो कितनी मिली बताओ, 2 एटीपी मिली। यहाँ पे 2 तो अंदर ही अंदर वापस से खर्च हो गई, समझ गए आप। अब मुझे एक चीज बताओ, आप अगर मान लो कि आप राजस्थान पुलिस में भर्ती हो जाते हो, मान लेता हूं कि आपको सैलरी मिलती है 27,000 रुपए, कितनी मिलती है बताओ, 27,000 रुपए मिलती है। अब आपको पता सरकार काट भी लेती है, वो आपको एक साथ मिल जाता है वो अलग बात है, लेकिन एक बार तो काटती है ना, आपके इन हैंड तो आएगी नहीं ना। मान लेता हूं कि आपके इन हैंड कितनी जाएगी बताओ, 21,000 आएगी, मान लो, ऐसा अपन मान लेते हैं। अब आपको कितनी मिली बताओ, 21,000, लेकिन आप ये थोड़ी कहोगे हमें 27,000 मिली है, उन्होंने तो काट लिया। 27,000 बोलेंगे तो फिर घर वाले पूछेंगे अपन से कि 6,000 कहाँ गए, ठीक है, उनको अपन जवाब नहीं दे पाएंगे, तो अपन क्या कहेंगे, मिली तो 27,000 है लेकिन मेरे हाथ में 21,000 ही आई है, 6,000 रुपए वापस सरकार ने काट लिया है, ठीक है, ये अपने पास। उसी प्रकार से इसके अंदर होता है, अपने पास एटीपी ऊर्जा बनती तो कितनी है, 4 एटीपी, लेकिन 2 एटीपी ऊर्जा अंदर ही अंदर कार्यों में खर्च हो जाती है, और मिलती अपन को कितनी है, 2 एटीपी मिलती है, समझ गए। अब अगर मैं बात करूं ये माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, क्रेब्स चक्र के दौरान, इस क्रेब्स चक्र के दौरान बनता क्या है, जब क्रेब्स चक्र संपन्न होता है ना तो इसके अंदर क्या बनता है बताओ, पायरुविक अम्ल बनता है। क्या बनता है बताओ, पायरुविक अम्ल बनता है। जब क्रेब्स चक्र संपन्न होता है ना, जब ग्लूकोज ग्लूकोज जब इस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो वो पायरुविक अम्ल में टूट जाता है, और ये पायरुविक अम्ल 2 पायरुविक अम्ल में टूटता है। कितने पायरुविक अम्ल में टूटता है बताओ, एक ग्लूकोज 2 पायरुविक अम्ल में टूट जाता है, किस चक्कर के दौरान, क्रेब्स चक्कर के दौरान, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, समझ गए आप। उसके बाद में अपने पास क्या आता है बताओ, उसके बाद में अपने पास क्या आता है बताओ, उसके बाद में अपने पास एक पायरुविक अम्ल के दौरान, एक पायरुविक अम्ल से 18 एटीपी ऊर्जा बनती है। एक पायरुविक अम्ल से कितनी एटीपी ऊर्जा बनती है बताओ, 18 एटीपी। एक पायरुविक अम्ल से कितनी एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है बताओ, 18 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो मुझे बताओ क्रेब्स चक्र के दौरान कितने पायरुविक अम्ल बन रहे थे, 2 बन रहे थे। तो एक पायरुविक अम्ल से 18 एटीपी ऊर्जा मिलती है, तो 2 पायरुविक से 36। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि क्रेब्स चक्र के दौरान टोटल 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है? क्या कह सकता हूं मैं ऐसा? अगर मैं कहूं कि क्रेब्स चक्कर के दौरान कितनी एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, समझ गए आप। अब मुझे बताओ, आपके पेपर में आ गया कि एक ग्लूकोज जब पूरी तरीके से टूट जाता है तो उससे आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी? ऑप्शन दूं मैं आपको, एक ग्लूकोज के पूर्ण विघटन के दौरान, एक ग्लूकोज के पूर्ण विघटन के दौरान हमें कितनी एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? ऑप्शन है मेरे पास 36, ऑप्शन है मेरे पास 2, सॉरी 18, 2 और ये 4, 38, इतने बहुत है ऑप्शन। देखो एक ग्लूकोज जब टूटता है ना तो पूरी हमें 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है, तो इससे और 36 इससे,
इसका मतलब एक ग्लूकोज जब पूरा टूटता है, हाँ ये भी चक्कर उसी में होता है, ये कि चक्कर कोई अलग थोड़ी है, एक चक्कर, ये दोनों चक्कर के दौरान कितनी एटीपी ऊर्जा मिलेगी बताओ, 38 एटीपी। लेकिन आपको ये पूछे कि एक ग्लूकोज के पूर्ण विघटन के दौरान क्रेब्स चक्कर में कितनी ऊर्जा बनती है, क्रेब्स चक्कर में, तब आपको 36 बताना है। अगर आपको ये पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस में, तो 2 हमें तो मिलती है, लेकिन बनती कितनी है, 4 एटीपी। वो आप ऑप्शन के हिसाब से उस पर्सन की प्रकृति के अनुसार जवाब दे देना, समझ गए आप। और ये अपने पास क्या था बताओ, ये अपने पास था श्वसन तंत्र, ठीक है। अब इसके अंदर अपने पास बचता है क्या, फेफड़ा बचता है थोड़ा सा। मैं आपको बता देता हूँ फेफड़े के बारे में कुछ बातें। फेफड़ा, अगर मैं बात करूं फेफड़े का अध्ययन क्या कहलाता है, फेफड़े का अध्ययन कहलाता है पल्मोनोलॉजी। फेफड़े का अध्ययन क्या कहलाता है बताओ, पल्मोनोलॉजी कहलाता है। क्या बायोलॉजी थी धीरे, देखो अगर मैं बात करूं फेफड़े का कार्य क्या होता है, फेफड़े का कार्य क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करना। अगर मैं बात करूं फेफड़े की इकाई किसको कहते हैं, इस फेफड़े के अंदर मेन काम कौन करता है, वो करता है वायु कुपिका। कौन करता है बताओ, वायु कुपिका। और अपने फेफड़े के अंदर वायु कुपिकाओं की संख्या कितनी होती है, वो होती 3 मिलियंस होती है, मतलब 30 लाख। फेफड़े में वायु कुपिकाओं की संख्या, फेफड़े में वायु कुपिकाओं की संख्या कितनी होती है बताओ, 3 मिलियन, 30 लाख होती है। हाँ डाटा पूछ सकते हैं, स्वतंत्र है वो पूछने वाले। देखो अगर कुछ बातें अगर एकदम सही सही लिखी हुई है ना, अगर अलग अलग किताबें अलग अलग डाटा नहीं लिखती है तब तो वो मान लेते हैं, अगर अलग अलग किताबें अलग अलग लिखेगी तब वो पर्सन नहीं आएगा, समझ गए आप। इतना बहुत है मेरे हिसाब से, है ना, छोड़ो, इतना अपने पास बहुत है। हाँ हाँ, अपनी किताबों में इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो मेरी तरफ से ये चैप्टर पूरा हो गया है और मैंने सारे के सारे तंत्र आपको करवा दिए। अब मेरी तरफ से बचा क्या है बायोलॉजी में, वो मैं एक बार बता देता हूँ। मेरी और भी क्लास है, एक बार मैं बता देता हूँ अपने पास टॉपिक क्या बचे हुए हैं। एक टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है मानव रोग, और एक टॉपिक बचा हुआ है मानव स्वास्थ्य। बस ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं, ये मैं आपको 2 या 3 दिन में करवा दूंगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 दिन लगेंगे। और अगर अपन और शॉर्ट करेंगे तो 2 दिन में ये चैप्टर करवा दूंगा मैं आपको। सर मेरे को टी शर्ट लेनी है आपकी कोचिंग वाली, सीताराम जी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो आपको फोन नंबर दिए हुए हैं ना उस पर कॉल कर लो, आपको ना घर पर डाक के द्वारा भेज दी जाएगी, ठीक है। हाँ मैं याद करवा दूंगा आपको मानो रोग।